का लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर, जो कि जिसका नाम आरसी सर्किट भी जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का लगभग हमें लग रहा है 6th लेक्चर होने वाला है। तो कंटिन्यूअस आप बने रहिए हमारे साथ। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के आपका जो सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स का और जो सिलेबस है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स लगभग एटलीस्ट मान के चलिए कि आपका 50% मैंने फिनिश कर दिया है, जो कि आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग मैंने 5 जो अगर कह सकें तो 5 टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उस बुक्स के नाम से, जिसका नाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने रखा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर, और बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स मैंने नाम रखा हुआ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब चैनल में तो आपको ऑलरेडी पूरा ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला लेक्चर होने वाला है वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। तो आइए समझते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर होगा क्या। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हम किसको चार्ज करना चाह रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं। किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के आर के थ्रू। तो अब कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर वही चीज़ होती है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन एक समय ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो वो उसके बाद कोई चार्ज लेता नहीं है। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अब जो उसके पास चार्ज हो जाएगा ना, पूरी कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने चार्ज को क्या करेगा, डिस्चार्ज करता है। तो इसी से नया टॉपिक भी एक बनेगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। अब एक बाद और जो इसके बाद जो टॉपिक मिलेगा वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि एक बार चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू आपका जो कैपेसिटर वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक समय बाद जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से वोल्टेज हटा लेंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, अब जो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है वो अब डिक्रीज होने वाला है। तो लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर होगा क्या। जैसे अगर इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखो तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक आपको कैपेसिटर लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस पहला कंडीशन ये कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या होने चाहिए, सीरीज में लगे होने चाहिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हो एक बैटरी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या है, वोल्टेज भी है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका निगेटिव, मतलब जो वोल्टेज का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, ऐसे करके जा रहा है। तो लेकिन जाएगा कब, जब हम इस P और S को क्या कर दें, आपस में जोड़ देंगे ऐसे करके। जब इसको क्लोज कर दोगे तो अब क्या होगा, इससे करंट जाके इसमें किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, और किसके थ्रू जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। तो बोल रहा है, आप ध्यान समझिए कि सपोज अ सर्किट कंटेन अ रेजिस्टेंस आर, सपोज अ सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विथ कैपेसिटर कैपेसिटेंस C, और सीरीज विथ कैपेसिटेंस का जो है आपका क्या है, C है। मतलब कि आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर किस में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए। और देखो इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के थ्रू वो VR होगा, और इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VC होगा। ठीक है, अब लिखा है कि और बोला है कैपेसिटर C एंड द सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF V, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, जो कांस्टेंट वोल्टेज जो कि V है यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया ना। अब आप देखो जैसे ही हम P और S को क्लोज कर देते, लिखा है ना कनेक्टेड टू द स्विच देन द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे P और S को क्लोज करोगे, जैसे चार्ज क्या होना, जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर लिखा सपोज एनी टाइम T, मान लीजिए एक समय ऐसा आएगा T जब हम स्टार्ट कर देंगे इसको, एनी टाइम T ड्यूरिंग द चार्ज Q इज देन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। मतलब बोला कि सपोज एनी टाइम T ड्यूरिंग चार्ज Q इज देन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर इज Q/C। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक समय T ऐसा आएगा जब यहाँ से चार्ज स्टार्ट हो जाएगा जाना, और चार्ज जब जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जाके ये कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो वही बोल रहा है कि सपोज एक ऐसा टाइम आएगा जब जो चार्ज होगा ना वो कैपेसिटर के पास जाएगा, प्लेट्स के पास। लेकिन एक कंडीशन और है, इसमें ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो Q = होता है क्या आपका C × V होगा। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q/C के आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना इस रेजिस्टेंस और आपके कैपेसिटर के बीच में, वो Q/C होगा। तो वही लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज Q/C। अब देखो KVL पढ़ेंगे। KVL अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पिछले मैंने KVL बताया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसको आपको आना जरूर चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर KVL अप्लाई करोगे ना तो टोटल वोल्टेज आपके पास V है, और ये वोल्टेज किसके थ्रू जाएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और इसके थ्रू जाएगा आपके कैपेसिटर के थ्रू। तो V जो होगा ना वो बराबर होगा सम ऑफ किसके, रेजिस्टेंस का वोल्टेज मतलब VR के और किसके, VC के। तो वही लिखा है अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट V = VR + VC। अब आप चीज़ देखो Q बराबर होता है CV, तो यहाँ से V जो है ना हम कैपेसिटर का वोल्टेज मान ले रहे हैं, तो VC जो होगा जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, Q/C होगा। और V बराबर होगा क्या, यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज आएगा वो IR होता है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR होता है। तो ये सारा चीज़ इसमें रखो। तो
इसको यहाँ लाओ, वी में से माइनस कर दो वी सी को, तो वी माइनस वी सी इजकल टू वी आर। वी सी की वैल्यू अभी निकाले हो यहाँ से क्यू बाई सी, और आई आर की वैल्यू सॉरी कहाँ गया, सॉरी वी आर की वैल्यू क्या निकाला आपने, आई आर, तो यहाँ पे आई आर रख दो। अब देखो वी माइनस क्यू बाई सी इजकल टू आर, और आई की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी कर दिया यहाँ से। अब डी टी निकालना है तो डी टी इजकल टू कितना होगा, देखो यहाँ से आर डी क्यू है और ये नीचे चला जाएगा वी माइनस क्यू बाई सी, इसमें से सी एलसीएम लोगे तो सी ऊपर चला जाएगा तो सी आर हो जाएगा, नीचे ये वी का मल्टीपल इसमें होगा तो वी सी माइनस क्यू और डी क्यू हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, मतलब इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको भी इंटीग्रेट करना है और पूरा इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, टी मिलेगा। देखो यहाँ पर ना सी बी माइनस क्यू है तो क्यू का करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस सी आर हो जाएगा, और ये 1 अपान में आएगा तो लॉग ई वी सी बी माइनस क्यू हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा बी। तो हम बोले कि वेयर बी इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ बी कैन बी डिटरमाइंड। कब वैल्यू बी का कैसे निकलेगा, जब टाइम टी की वैल्यू को जीरो कर दोगे। तो जैसे टी बराबर जीरो करोगे तो आपकी आई की वैल्यू जो होती है वो भी जीरो हो जाती है। इस कंडीशन में ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर आई है ही नहीं हमारे पास, तो टी की वैल्यू जीरो की है यहाँ पर, तो टी जीरो रख दिए, तो ये हो गया वैल्यू। तो बी बराबर क्या होगा, तो ये पूरा टर्म सीधा आ जाएगा, तो बी इजकल टू मिल जाएगा सी आर लॉग बेस ई सी बी माइनस क्यू। पुटिंग दिस इक्वेशन 3 को उठा के 2 में रख दो, तो टी बराबर मिल जाएगा माइनस सी आर लॉग बेस ई सी बी माइनस क्यू प्लस सी आर लॉग बेस ई, ये वाला वैल्यू सी बी माइनस क्यू। तो ये वाला जो है आगे का जो पार्ट होगा हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है और आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम चार्जिंग के कंडीशन को समझने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिला था हमें, वो इक्वेशन मिला था क्या यहाँ पे, टी इजकल टू माइनस सी आर लॉग ई सी बी माइनस क्यू प्लस सी आर लॉग बेस ई सी बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, टी इजकल टू यहाँ पर माइनस सी आर को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो लॉग ई बेस सी बी माइनस क्यू हो जाएगा, सी आर भी इधर चला जाएगा कॉमन में, तो लॉग बेस ई सी बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस माइनस से मल्टीपल कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सी आर से डिवाइड कर दो, ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, तो माइनस टी बाई सी आर लॉग बेस ई सी बी माइनस क्यू प्लस लॉग बेस ई सी बी। अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, तो लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता है लॉग एम बाई एन होता है, इसलिए माइनस टी बाई सी आर लॉग बेस ई सी बी माइनस क्यू अपान में सी बी। तो टी बाई सी आर लॉग बेस ई सी बी को सी बी अपान में सी बी कर दो, माइनस क्यू अपान में सी बी, तो सी बी कट जाएगा, माइनस टी बाई सी आर लॉग बेस ई 1 माइनस क्यू अपान में सी बी हो जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग लोगे तो ये ई की पावर में चला जाएगा और ये लॉग हट जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी बाई सी आर 1 माइनस क्यू अपान में सी बी। अब ध्यान से देखो, क्यू अपान में सी बी को लाते हैं इधर और इसको भेजते हैं उधर, तो ये 1 माइनस ई की पावर टी बाई सी आर हो जाएगा, तो क्यू इजकल टू सी बी को यहाँ मल्टीपल कर दो, सी बी 1 माइनस ई टी अपान में सी आर। तो यहाँ पे जो सी बी हमारा है ना वो क्यू नॉट की वैल्यू है, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है, तो क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस टी अपान में सी आर, और जो सी आर होता है ना उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं आर सी, तो क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई टी अपान में टाउ सी हो जाएगा। तो क्यू नॉट लिखा है मैंने सी बी, जो कि होती है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज होता है ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जो टाउ सी होता है वो कैपेसिटेंट टाइम कांस्टेंट होता है। अब देखो ग्रोथ कैसे हो रहा है यहाँ से, अब ग्रोथ का मतलब कैसे हो, जैसे मान लीजिए कि टाइम टी की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी कर दो, मान लो टाइम टी जैसे तुमने स्टार्ट किया इन्फिनिटी करोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, उसकी वैल्यू होगी 0, और 0 हो जाएगा तो क्यू बराबर क्यू नॉट आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज होगा। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे चार्ज वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाओ चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुँचने की कोशिश कर, इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता लेकिन वो मैक्सिमम चार्ज तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है, इसलिए जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसके अंदर है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में टाउ सी। कह रहा है जो डी क्यू अपान में डी टी होगा हमारा, मतलब जो डी क्यू अपान में डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपान में टाउ सी के, इसे ही प्रूफ करना है हमें। तो हमें पता है कि क्यू बराबर होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई अपान में टी अपान में सी आर। अब देखो, अब इसको क्यू बराबर क्यू नॉट अंदर मल्टीपल कर दो क्यू नॉट का और इसके भी साथ, क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू अपान में डी टी, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर यहाँ से देखो इसको करोगे माइनस पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू नॉट इसका 1 अपान में सी आर कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस लेकर आएगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा इंटू ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर, और जब क्यू नॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का इंटीग्रेशन करो तो क्यू नॉट के साथ वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा क्यू नॉट 1 अपान में सी आर ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर, तो डी क्यू अपान में डी टी क्यू नॉट 1 अपान में सी आर ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर की वैल्यू होगी क्या, तो हम जानते हैं क्यू बराबर होता है क्यू नॉट माइनस
क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर। ये कैसे हुआ, यहीं से हुआ, मान के देख लो। क्यू बराबर क्यू नॉट और इसको अंदर मल्टीपल करोगे तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर। तो अब देखो इसको पूरा इधर लेते जाओ, तो क्यू नॉट ई की पावर टी अपान में सी आर और उसको उधर भेज दो, तो क्यू नॉट माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्यू से डिवाइड कर दो, तो क्यू नॉट क्यू अपान में क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर। ई की पावर माइनस टी अपान में सी आर हो जाएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कर जाएगा 1 और माइनस क्यू अपान में क्यू नॉट हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो डी क्यू अपान में डी टी क्यू नॉट अपान में सी आर और इसकी जगह पे ये 1 माइनस क्यू अपान में क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को अंदर भेजो, तो डी क्यू अपान में डी टी क्यू नॉट अपान में क्यू नॉट और माइनस क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्यू अपान में क्या आ जाएगा, सी आर आ जाएगा। और क्यू नॉट माइनस क्यू, अब सी आर जो हमारा वो क्या है, टाउ सी होता है, तो डी क्यू अपान में डी टी क्यू नॉट माइनस क्यू अपान में टी सी। तो कैसे होता है, डी क्यू अपान में डी टी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान में टाउ सी के। ये है हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, दोनों पॉइंट्स को आगे समझेंगे, ठीक है। इस पार्ट हम देखेंगे, इस पार्ट में क्या है, यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट टाउ सी इक्वल टू होता है आर सी। अब देखो कैसे टाउ सी की वैल्यू सेकंड आएगी, वही हमें चेक करना है। ये टाइम है, टाइम कांस्टेंट और टाइम की सेकंड आनी ही चाहिए। तो देखो टाउ सी इक्वल टू आर सी है, तो आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, सी जो है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। अब देखो फैरेड को कैसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी इक्वल टू होगा क्यू अपान वी। चार्ज होता है, चार्ज का कूलम्ब, और भी का क्या होगा, वोल्टेज, तो कूलम्ब पर वोल्टेज लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ वोल्टेज होता है, भी बराबर होता है आई इंटू आर, तो वोल्टेज को लिख सकते हैं एम्पियर और क्या ओम्स लिख सकते हैं, तो एम्पियर ओम लिख दिया। ओम से ओम कट जाएगा तो कूलम्ब पर एम्पियर आ जाएगा। क्यू बराबर होता है आई टी, हमें यहाँ पे टी चाहिए, तो टी इक्वल टू क्यू अपान में क्या हो जाएगा, आई, क्यू का क्या होगा कूलम्ब और आई का क्या होगा एम्पियर, तो कूलम्ब पर एम्पियर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, सेकंड आती है। दूसरा पॉइंट है देखो, फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर देन टाइम कांस्टेंट। क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टाउ अपान में आर सी होता है। टाउ इक्वल टू सी आर रखे यहाँ पे, तो सी आर से सी टाउ से ई की पावर -1 आएगा, और ई की पावर -1 को हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 1 अपान में ई माइनस 1 अपान में ई की वैल्यू 2.73 रखोगे, तो क्यू की वैल्यू जो आएगी 0.63 क्यू नॉट आ जाएगी। अब ये कहता है कि सो द कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट टाउ सी इज द टाइम in which the charge on the plate capacitor rise to 2/3 of 60% of its maximum possible value। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपने चार्ज दिया ना, वो कैपेसिटर प्लेस पे लगभग कितना चार्ज मैक्सिमम तक जा सकता है, 0.63% तक वो कैपेसिटर जो होगा आपका वो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो इसके लिए ग्रोथ तो हम समझ गए कि यहाँ पर ग्रोथ ही हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन है ग्रोथ मिले। जैसे मान लीजिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी स्मॉल होगी, तो ये ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे गुजर रहा है, थोड़ा ऊपर तक जा रहा है। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम में ला लो, थोड़ा मीडियम में लाओगे तो ऐसे जाएगा, और थोड़ा सा लार्ज कर लो, ये लार्ज है, तो लार्ज वाला वैल्यू जो है थोड़ा सा ऐसे, जो आपका मैक्सिमम चार्ज है 0.63 तक उसके करीब से होता हुआ एकदम उसके फ्लैट लाइन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, किसका, आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है। थैंक यू।